हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो देखिए, लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। इससे पहले हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी पढ़ चुके हैं। अब जो नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन हमें पढ़नी है इस पहले चैप्टर के अंदर केमिस्ट्री में, उसमें जो रिएक्शन आती है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? कोई एक चीज एक जगह पे रखी हुई है, मैं उसको उसकी जगह से हटा देता हूं, उस जगह कुछ और रख देता हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैंने पहली चीज को दूसरी से क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया, है ना। डिस्प्लेसमेंट को मैं एक और नाम दे सकता हूं, रिप्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? रिप्लेसमेंट भी लिख सकता हूं। और रिप्लेसमेंट की भी जगह पे एक और भी नाम बोल सकता हूं, सब्स्टिट्यूशन। एक और क्या नाम बोल सकते हैं इसको? सब्स्टिट्यूशन। इसका मतलब ये हुआ, आपसे पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर रिप्लेसमेंट रिएक्शन या फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो आपको ध्यान रखना है ये सारी की सारी तीनों की तीनों एक ही रिएक्शन का नाम है। ठीक है, तो पहली चीज तो ये कि डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या होगा भाई, कोई एक चीज होगी, उसको हटा के इस जगह दूसरी चीज आ जाएगी, उसको क्या बोल देंगे हम? डिस्प्लेसमेंट बोल देंगे। होगा क्या कि यहाँ केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो यहाँ पे चीजें जो है वो किस तरह की होंगी? वो केमिकल सब्सटेंस होंगे। वो क्या होंगे आपके पास? केमिकल सब्सटेंस। और पहली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। अब एलिमेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं? जैसे एक जगह पे लिखा हुआ है Fe, तो ये आयरन एलिमेंट है क्योंकि इसके अंदर केवल एक तरह के एटम्स है। ठीक है, इसके अलावा लिख दिया मैंने H2, तो H2 भी एक एलिमेंट है क्योंकि इसके अंदर एक ही तरह के एटम्स है। कौन से एटम है? हाइड्रोजन के एटम है। इसके अलावा मैंने लिख दिया S8, तो इसका मतलब ये भी एलिमेंट है क्योंकि इसके अंदर सारे एटम किस तरह के हैं? सल्फर के हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ एलिमेंट के एग्जांपल तो वो होंगे जिनके अंदर सारे के सारे एटम किस तरह के हो? एक ही तरह के हो। नेक्स्ट जो मैं लेके चल रहा हूं कंपाउंड का एग्जांपल। कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड भी प्योर सब्सटेंस होते हैं, लेकिन उसके अंदर एक से ज्यादा तरह के एटम मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल H2O। H2O के अंदर दो तरह के एटम्स, एक हाइड्रोजन के एटम है, दूसरे ऑक्सीजन के एटम है। ये कंपाउंड है। CO2, H2SO4, CuSO4, AgCl, PbNO3 होल ट्वाइस। ये सारे किस तरह के? इनके अंदर एक से ज्यादा तरह के एटम, ये होंगे कंपाउंड्स। तो इसका मतलब होगा क्या कि आपके पास एक सब्सटेंस यानी एक कंपाउंड होगा। कंपाउंड के अंदर एक से ज्यादा तरह के एटम होते हैं। वो सारे एटम आपस जुड़े हुए जिनसे मिलकर क्या बना हुआ है? एक कंपाउंड बना हुआ है। उस कंपाउंड की रिएक्शन हमें क्या करानी है? किसी एलिमेंट के साथ करानी है। और जब उसकी रिएक्शन उस एलिमेंट से कराएंगे तो ये एलिमेंट इस कंपाउंड के अंदर आ जाएगा और खुद अपना एक कंपाउंड बना लेगा। यहां से किसी चीज को बाहर निकाल देगा। जहां मैंने ग्रीन कलर में एलिमेंट लिखा है, वो एलिमेंट कंपाउंड बनाएगा, तो उसका जो कंपाउंड बनेगा उसको मैंने लिख दिया ग्रीन कलर में। कि यहां जो एलिमेंट रहेगा, जैसे यहां पे मैंने एक्स ले लिया, एक्स अकेला है, तो एक्स जो रहेगा उसने अपना कंपाउंड बना दिया जेड के साथ मिलकर, एक्स बना दिया। और यहां से एक जो एलिमेंट रहेगा वो बाहर निकल जाएगा क्योंकि ये किसी की जगह दे रहा है, डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो यहां से वाई जो रहेगा बाहर निकल जाएगा। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। एक एक्टिविटी आपकी बुक के अंदर दे रखी है कि हम क्या करते हैं, आपके पास कुछ टेस्ट ट्यूब्स दे रखी हैं। उन टेस्ट ट्यूब्स के अंदर हम क्या कर लेते हैं? टेस्ट ट्यूब्स के अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लेता हूं मैं। क्या लेके चल रहे हैं? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। अब जो फॉर्मूले हैं हमारे पास वो आपको फटाफट आने चाहिए, बनाने तो आने ही चाहिए कम से कम। तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन आपको दे रखा है। याद रखना, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो होता है वो ब्लू कलर का होता है। कौन से कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है। जो कॉपर सल्फेट होता है उसके क्रिस्टल्स को बोला जाता है ब्लू विट्रोइल, नीला धोधा बोलते हैं उसको। ठीक है, और ब्लू कलर का ये सॉल्यूशन बन जाता है जब उसको वाटर के अंदर डिसॉल्व कर लेते हैं। वाटर के अंदर सॉल्यूशन बनाया हुआ है, एक्वा सॉल्यूशन है। इसके अंदर क्या किया, लोहे की कुछ नेल्स जो रहती है, कील जो रहती है, आयरन नेल्स, वो इसके अंदर हमने डिप कर दी। इसके अंदर क्या डिप कर रहे हैं हम? आयरन नेल्स को हम इसके अंदर डिप कर रहे हैं। और फिर देखना है कि क्या होता है, क्या कुछ चेंज दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है। तो जब आप ये एक्टिविटी करते हैं, जब एक्चुअल में एक्टिविटी की जाती है, तो क्या होता है भाई, जो आयरन नेल्स होती है उनके ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर चढ़ जाती है। और जो सॉल्यूशन होता है उसका कलर अब ब्लू नहीं रहता, उसका कलर पहले थोड़ा ग्रीनिश ब्लू होता है, फिर धीरे धीरे फेड हो जाता है। एक क्वेश्चन ही पूछा गया है इसी एक्टिविटी के बेस पे कि व्हेन आयरन नेल्स आर सस्पेंडेड इन ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन फेड्स। व्हाई? होता क्या है? तो दो चीजें हमारे पास है। एक तो है हमारे पास है सॉल्यूशन CuSO4 और दूसरा हमने आयरन नेल डाली है। आयरन नेल किसकी बनी हुई है? आयरन की बनी हुई है। तो यहां से जो रिएक्शन हो जाती है वो किस तरह से होती है कि आपके पास आयरन नेल्स थी और उनको आपने डिप कर दिया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर। तो यहां से क्या होगा, यहां से ये एलिमेंट यहां से किसी एलिमेंट को बाहर निकाल देगा। कौन से एलिमेंट को बाहर निकालेगा? तो याद रखना है कि एक कैटायन जो रहेगा वो एक कैटायनिक स्पीसीज को ही बाहर निकालेगा। देखो, आयरन जो रहता है वो एक मेटल है,
तो वो एक मेटल को बाहर निकालेगी, एक नॉन मेटल बाहर होगा तो वो नॉन मेटल को ही बाहर निकालेगी। इस तरह याद रख सकते हैं। तो यहाँ से जो Fe है, आयरन है, वो कॉपर को बाहर निकाल देता है, बना देता है FeSO4। और इसके बाद यहाँ से कॉपर क्या होगा, कॉपर अलग हो जाएगा। तो इस तरह बोल सकता हूं कि एक कंपाउंड था कॉपर का, उसके ऊपर आयरन ने अटैक कर दिया और वहां से कॉपर को बाहर भगा दिया, खुद का कंपाउंड बना लिया और कॉपर अलग रह गया। इस तरह की रिएक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, इस तरह की रिएक्शन को बोलते हैं क्या, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या फिर रिप्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसा क्यों होता है, ऐसा तभी हो सकता है, देखो अगर मैं आपको इसका उल्टा जस्ट केस लेके चलता हूं कि आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है और उसके अंदर ये मैंने इसके अंदर फिल कर लिया आपकी बात FeSO4 सॉल्यूशन। FeSO4 सॉल्यूशन जो होता है वो ग्रीनिश ब्लू कलर का होता है। वो किस कलर का होता है, ग्रीनिश कलर का होता है। और इसके अंदर मैं अब की बार मैं डाल रहा हूं इसके अंदर कॉपर की नेल्स। बताओ इस केस में क्या होगा, बताओ क्या होगा। तो आप बोलोगे सर इधर हम कॉपर लिख लेंगे, कॉपर अकेला, इधर FeSO4 लिख लेंगे, बन जाएगा CuSO4 प्लस Fe। हालांकि इस रिएक्शन के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, जैसा कलर है वैसा का वैसा रहेगा, इस नेल के ऊपर भी कोई कलर नहीं आएगा। ऐसा क्यों होता है, अब ये चीज समझने की है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कब हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तभी हो सकती है कि जब जो बाहर से एलिमेंट मिल रहा है इस कंपाउंड के ऊपर अटैक करने वाला, वो इस कंपाउंड की मेटल से ज्यादा रिएक्टिव हो। ये एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, तभी ये इसको बाहर निकालेगा। याद रखना, जो ज्यादा रिएक्टिव रहेगा वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए कंपाउंड फॉर्म करता है। एक चीज ये क्लियर होनी चाहिए सभी को कि कंपाउंड बनते कैसे हैं। कैसे बनते हैं कंपाउंड, कंपाउंड बनते हैं जब एक रिएक्टिव एलिमेंट दूसरे रिएक्टिव एलिमेंट के साथ क्या कर जाता है, रिएक्ट कर जाता है, कंबाइन कर जाता है। क्यों करते हैं कंबाइन, अपने आप को स्टेबल करने के लिए। तो जो ज्यादा रिएक्टिव रहेगा वो ज्यादा रिएक्ट करने की टेंडेंसी शो करेगा और अपना खुद का कंपाउंड बना लेगा। जो कम रिएक्टिव है वो तो अकेला भी रह सकता है। समझ रहे हो इस चीज को। तो यहां से आयरन और कॉपर में से कौन ज्यादा रिएक्टिव अगर से पूछा जाए तो आयरन ज्यादा रिएक्टिव है। आप बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है। तो इसके लिए मैं आपको बताने वाला हूं एक सीरीज ऑफ मेटल्स या सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, फटाफट से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन नोट कर लो, एग्जांपल नोट कर लो। हो गया भाई। देखो नेक्स्ट हमारा रिएक्टिविटी सीरीज, एक ऐसी सीरीज जिससे ये पता चलता है कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है। ठीक है, कहां यूज होती है ये चीज यूज होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को करने में। जब आपको दो एलिमेंट्स दे रखा, आपको पता करना हो कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन कंपाउंड बना के रहेगा, तो याद रखना है जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो कंपाउंड बना के रहेगा। ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा रिएक्टिव है। जो कम रिएक्टिव होगा वो उसे अकेले ही सर्वाइव करना पड़ेगा। ठीक है, इस बार बोल रहा हूं कि इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आए हुए हैं। ज्यादातर एलिमेंट वो है जो आपने 1 से 20 तक पढ़े हुए हैं। इसके अलावा कुछ एलिमेंट और आए हैं, उनको बता देता हूं कि पोटेशियम हो गया, सोडियम, सिंबल देखते जाना साथ साथ इनके, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी। Hg क्या होता है, मरकरी होता है। Pb क्या होता है, लेड होता है। Ag और Au, Ag मतलब सिल्वर और Au मतलब गोल्ड। ये तो आपकी मेटल्स होगी। ज्यादातर इन्हीं में से ही आपको क्या मिलेंगी, इक्वेशन मिलेंगी आपके जितना भी सिलेबस है केमिस्ट्री का उसके अंदर। दूसरी चीज, अब इसको याद कैसे करें। तो पहली चीज तो आपको मैं ये बता देता हूं कि कुछ को मैंने रेड कलर से लिखा हुआ है, कुछ को मैंने ब्लू कलर से लिखा हुआ है, एक हाइड्रोजन को मैंने ग्रीन कलर से लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है, तो देखो हम क्या करते हैं जब भी हमें क्या करना होता है, 2-4 चीजों को कंपेयर करना होता है। ठीक है, जैसे मेरे को क्या करना है, क्लास के अंदर 2-4 बच्चे खड़े होंगे एक साथ और मेरे को बताना है कि कौन लंबा है कौन छोटा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं किसी एक का रेफरेंस लेके चलूंगा कि ये जो लड़के हैं इस इतनी हाइट ज्यादा वाले को मैं लंबा बोल दूंगा, इससे कम हाइट वालों क्या बोलूंगा कि इनकी हाइट जो कम है। ऐसा ही होता है, हम कंपेयर करने के लिए क्या करते हैं, एक रेफरेंस पॉइंट लेके चलते हैं। तो सबसे पहली चीज तो हाइड्रोजन जो है वो रेफरेंस है। हाइड्रोजन क्या है, रेफरेंस है। ये जो पूरी सीरीज है इसके अंदर सारी की सारी मेटल्स है, केवल हाइड्रोजन को छोड़ के। हाइड्रोजन को क्यों रखा है फिर इसमें, क्योंकि हाइड्रोजन भी कैटायन फॉर्म करता है और हाइड्रोजन जो होगा वो रेफरेंस की तरह पे यहाँ पे यूज होगा, वो एक स्टैंडर्ड है। इससे पहले जो आ गए वो ज्यादा रिएक्टिव, इसके बाद जो आए वो कम रिएक्टिव। ठीक है, किससे, हाइड्रोजन से। अगर किन्हीं भी दो मेटल कंपेयर करना हो कि सर ये तो सारी हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव है, इनमें ज्यादा रिएक्टिव कौन होगी, तो याद रखना है कि जो सबसे ऊपर होगा, जो जितना ज्यादा ऊपर होगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। सीरीज होगी यहां से स्टार्ट होगी, इसके बाद हाइड्रोजन आएगा और उसके नीचे ये मेटल्स आ जाएंगी। जो रेड कलर में लिखी हुई मेटल्स है वो हाईली रिएक्टिव, क्योंकि वो सबसे ऊपर आ रही है, तो ये हाईली रिएक्टिव मेटल होती है। फिर भी अगर आपसे पूछा जाता है कि मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सी होती है, तो आप बताओगे कि पोटेशियम जो है मोस्ट रिएक्टिव मेटल होती है। आपसे पूछता है कि लीस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सी होती है, तो अगर आपको ऑप्शन दे रखे तो उसमें चूज कर लेना, अदरवाइज लीस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सी बतानी है आपको, गोल्ड बतानी, जो आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, इसके बाद मैं बोल रहा हूं क्या कि भाई ये जो रहेगी सीरीज, इसको याद कैसे किया जाए।
इसको याद करने का तरीका क्या है, मैं आपको एक नेमोनिक्स बता देता हूं, ठीक है। एक शॉर्ट लाइन है जिससे आपको याद रख लेना है। मैं यहां पे लिखता हूं, इधर देखते जाना अभी। पोटेशियम का सिंबल क्या होता है भाई, के। तो के से मैं याद रखता हूं कोन। किसे क्या याद रखा मैंने, कोन। Na से, सोडियम से मैंने याद रखा नहीं। Ca से मैंने याद रखा चाहता। कौन नहीं चाहता, क्या क्या नहीं चाहता, एक तो मैग्नीशियम। मैग्नीशियम से मैं याद रखूंगा मैगी, आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं मैगी। Al से बनता है आलू। सब्जी बच्चों को जो पसंद होती है वो होती है आलू की, बाकी हरी सब्जी नहीं खाते हैं, खानी वो चाहिए अलग की। Zn से चाहिए उनको जीन्स, पैंट में पहनने के लिए उनको जीन्स चाहिए, पजामे भूल गए हम। आयरन, आयरन के लिए सिंबल जो है Fe है, तो Fe से मैं बनाता हूं क्या, फैशन। ठीक है, अब इसको इस तरह याद रख सकते हो, कौन नहीं चाहता मैगी आलू जीन्स का फैशन, ठीक है, या जीन्स वाला फैशन। कौन नहीं चाहता मैगी आलू जीन्स का फैशन। पीवी से बोलता हूं मैं प्रभु, प्रभु। एच जो है वहां से बनाता हूं हाय। सीयू से बनाया मैंने क्या, एचजी से बनाया होगा, हाय क्या होगा। ठीक है, देख देख के इन सबको हम परेशान हो रहे हैं, बोल रहे हैं प्रभु हाय क्या होगा। एजी से मैंने लिखा है आगे, एजी से मैंने लिखा है आगे, और एयू से लिखा है मैंने और। अब इस लाइन को एक बार पढ़ना है आपको, बार बार पढ़ना है। कौन नहीं चाहता मैगी आलू जीन्स का फैशन, प्रभु हाय क्या होगा आगे और। याद रह जाएगी ये लाइन, सिंपल सी लाइन है, फनी है थोड़ी सी, लेकिन इस लाइन को अगर याद कर लिया तो ये एलिमेंट्स भी याद हो जाएंगे। जैसे मेरे को सबसे पहले याद करना है कौन, तो कौन से मेरे को पता चल जाएगा के लिखना है, के सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। नहीं चाहता, NaCa, नहीं से क्या बनता है सोडियम, Na चाहता, Ca कैल्शियम बनता है। उसके बाद मैगी, मैगी मतलब Mg मैग्नीशियम बनाना है आपको, इसमें फिर वो मैगी की पूरी स्पेलिंग नहीं लिखनी है। आलू के लिए मैं Al लिखता हूँ, एल्यूमिनियम। ये जो मेटल्स होते हैं एल्यूमिनियम तक की काफी रिएक्टिव मेटल्स होती है। इसके बाद जीन्स के लिए Zn यूज करना है, फैशन के लिए Fe यूज करना है, प्रभु के लिए Pb यूज करना है। हाइड्रोजन जो है उसके लिए हाय हमने बोला, यहाँ पे हाय क्या होगा आगे और। हाय के लिए H, क्या के लिए Cu, होगा के लिए Hg, आगे के लिए Ag और के लिए Au। तो आपको क्या करना है, ये जो लाइन है हिंदी वाली इसको याद करो और इसको लिखो। इसको लिखने के बाद हर एक नाम के पीछे, हर एक वर्ड के नीचे आपको क्या लिखते जाना है, उनसे बनने वाले एलिमेंट लिखते जाना है। सीरीज तैयार हो जाएगी, और जो पहले आ रहा है सीरीज में वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। किन्हीं भी दो को कंपेयर कर रहा हूं कि बताओ सोडियम कैल्शियम में कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, जो पहले आएगा वो रिएक्टिव रहेगा। याद रह जाएगी ये चीज, जो पहले इस सीरीज में आएगा वो क्या हो जाएगा, ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। होगी ये। अब मैं कुछ एग्जांपल लेके चलता हूं, आपको बताना है कि कहां पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, कहां पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी। रिएक्शन कंप्लीट करनी है आपको, ठीक है। फटाफट एक बार इसको नोट कर लो। देखो भी हमें क्या करना है, उस रिएक्टिविटी सीरीज को यूज करके इन इक्वेशंस को चेक करना है। पहली चीज तो ये कि इक्वेशन जो आपके सामने लिखी है तो उसका मतलब क्या है। जैसे लिखा हुआ है Zn, ब्रैकेट में लिखा S, स्मॉल s लिखते हैं, उसका लिखा CuSO4, ब्रैकेट में लिखा Aq। आपको बताना है क्या होगा, कुछ होगा भी या नहीं होगा, ये चीज देखनी है हमें। तो सबसे पहले तो हम ये पता करते हैं कि भाई कहां पे रिएक्शन होगी, कहां पे रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज का यूज करेंगे। रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर क्या थी, वहां पे बहुत सारी मेटल्स थी हमारे पास, है ना। यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन सी मेटल्स है। आपको जिंक एलिमेंट दिया हुआ है कॉपर के कंपाउंड में, तो आपको बताना है क्या ये जिंक कॉपर को भगा सकता है, यहां से निकाल सकता है। यहां से कौन निकाल सकता है, जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा। कौन ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक और कॉपर में। अपनी रिएक्टिविटी सीरीज लिखी है, उसमें आपको कंपेयर करना है जिंक और कॉपर में कौन ज्यादा रिएक्टिव है। जो ज्यादा रिएक्टिव रहेगा वो कंपाउंड बनाएगा। तो आपने देखा कि जिंक और कॉपर में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक और कॉपर में ज्यादा रिएक्टिव है जिंक। अगर जिंक ज्यादा रिएक्टिव है तो वो अकेला नहीं रहेगा, वो रिएक्ट करेगा, क्योंकि वो ज्यादा रिएक्टिव है। और वो क्या करेगा, इस सल्फेट के साथ क्या कर जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा, बना लेगा जिंक सल्फेट, कॉपर अलग हो जाएगा। पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए कि इक्वेशन होगी कि नहीं होगी। यहां तो इक्वेशन होगी, दूसरे में बताना रिएक्शन होगी या नहीं होगी। यहां पे देखो ढूंढो कौन कौन से एलिमेंट रहेंगे। ये आयरन है, मेटल है,
तो वहां से दूसरी मेटल को भगाने की टेंडेंसी इसी के पास है। ऑक्सीजन को नहीं भगाएगा, मैंने बोला मेटल मेटल को डिस्प्लेस करेगी, नॉन मेटल को डिस्प्लेस करेगी। यहां से आयरन आपको दिया हुआ है, यहाँ पे मेटल है एल्यूमिनियम। बताओ आयरन और एल्यूमिनियम में कौन ज्यादा रिएक्टिव होती है? तो आप बोलोगे सर एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव होती है। जो ज्यादा रिएक्टिव रहती है वही कंपाउंड बनाएगी। कंपाउंड किसने बना रखा है? एल्यूमिनियम ने बना रखा है। तो क्या आयरन इसकी जगह ले सकता है? नहीं ले सकता। एक कम रिएक्टिव मेटल ज्यादा रिएक्टिव को नहीं भगा सकती। कम रिएक्टिव ऐसे ही रह जाएगा, रिएक्ट नहीं करेगा। जो ज्यादा रिएक्टिव रहेगा वो कंपाउंड बना के रहेगा, मतलब यहां पर कोई रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है। तीसरा, एल्यूमिनियम को हम डाल रहे हैं किसके अंदर? ZnSO4 के अंदर। जो ज्यादा रिएक्टिव रहेगा वो कंपाउंड बनाएगा। एल्यूमिनियम और जिंक में से कौन ज्यादा रिएक्टिव रहता है? एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव रहता है। तो एल्यूमिनियम क्या कर लेगा? जिंक को हटाएगा, खुद अपना कंपाउंड बना देगा, जिंक अलग हो जाएगा, मतलब यहाँ पे रिएक्शन होगी। तो इस तरह सबसे पहला काम तो आपको यही करना है। ये दो जो क्वेश्चन है ये भी आपको करना है कि बताओ भी इनके अंदर रिएक्शन होगी या नहीं होगी, चेक कर सकते हैं। अब अगर रिएक्शन हो जाएगी तो अब ये देखना है कि कंप्लीट कैसे करें, लिखेंगे क्या। यहाँ पे तो रिएक्शन हो ही नहीं सकती, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? यहाँ पे आपको लिखना है नो रिएक्शन। जहां पे रिएक्शन हो ही नहीं सकती वहां पे क्या लिखेंगे? नो रिएक्शन। ठीक है। अब जहां रिएक्शन हो सकती है वहां तो प्रोडक्ट भी बनेंगे, प्रोडक्ट बना के दिखाने पड़ेंगे। तो प्रोडक्ट क्या क्या बनेंगे? तो यहां से देखो भाई, जिंक जो है उसकी वैलेंसी आपको पता होनी चाहिए। जिंक की वैलेंसी कितनी होती है? जिंक की वैलेंसी होती है 2। पीछे लिखा हुआ है कि सल्फेट SO4, इसके साथ आ जाएगा। SO4 की वैलेंसी भी 2 होती है। सिंप्लीफाई हो सकता है? हो सकता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या फॉर्मूला बन जाएगा? जिंक का फॉर्मूला बन जाएगा ZnSO4। और यहां से कौन निकल गया? कॉपर निकल गया, कॉपर अलग हो गया। इस तरह से इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। जिंक ने क्या कर दिया? इस पूरे कंपाउंड में से कॉपर को भगा दिया, खुद अपना कंपाउंड बना लिया, कॉपर अलग हो गया। ठीक है। इस वाली को देख लेते हैं। एल्यूमिनियम जो है वो क्या बनाएगा भाई? सल्फेट के साथ अपना एल्यूमिनियम सल्फेट बना लेगा। तो इसका भी फॉर्मूला आपको बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वहां पे जैसे CuSO4 था ZnSO4 हो गया, हो सकता है फॉर्मूला अलग हो जाए, इसलिए एग्जांपल उठाया मैंने। तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3, सल्फेट की वैलेंसी कितनी बताई थी अभी? 2, SO4 की वैलेंसी कितनी होती है? 2। क्या सिंप्लीफाई हो सकते हैं? नहीं हो सकते। सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या फॉर्मूला बनेगा? Al2, Al कितना है? 2, और SO4 सारे की मल्टीप्लाई किससे हो रही है? 3 से। तो लिखूंगा SO4 सारे की मल्टीप्लाई होगी 3 से। ठीक है। और यहां से क्या बचेगा? यहां से जिंक बाहर निकल गया, जिंक अलग हो जाएगा। इस तरह से ये रिएक्शन हो जाएगी। कर सकते हैं रिएक्शन। बाकी दो इक्वेशन भी आपको कंप्लीट करनी है, चेक करना है। आई होप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आपको समझ में आ गई होंगी। अपनी बुक के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दे रखी है उनको ढूंढो और उनको समझो कि उनके अंदर क्या किया हुआ है। रिएक्शन की इक्वेशन जब आपको दे रखी हो तो उसको पढ़ना आना चाहिए कि जिंक सल्फेट का वाटर के अंदर सॉल्यूशन बना रखा था, उसमें एल्यूमिनियम की रोड डाल दी, एल्यूमिनियम की नेल्स डाल दी, एल्यूमिनियम मेटल की जो छड़ी होती है, स्टिक होती है, वो डाल दी। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद रिएक्शन होगी या नहीं होगी वो आपको बताना है। बता सकते हैं आप। रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद हो जाएगी। तो ट्रिक को बार बार लिख के देखना है, मेटल्स को लिख के देखना है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जहां हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस।